हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो पीछे हम सिद्धांत वाला टॉपिक कर रहे हैं ना हमारे सीटेट के एग्जाम की लिए, तो ठीक है, जिसमें हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे जो हमारा है नेक्स्ट सिद्धांत, कौन सा? कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक है कोलबर्ग, ये कहाँ से है? अमेरिका से है। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धांत दिया हमारा नैतिकता पर। ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक क्या है? मोरालिटी यानी नैतिकता। तो नैतिकता किसे कहेंगे हम? ठीक है, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक सही होता है जो आगे चल के हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए सही साबित हुआ है, यानी एक हमारे सामने ऐसा होता है कि हमें दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आता है लास्ट में उस काम को करने के बाद में, अगर वो हमारे लिए सही साबित हुआ तो हमने अच्छा काम किया, यानी तो हम नैतिकता का पालन किया। अगर वही रास्ता हमारे लिए गलत साबित होता, यानी उसका रिजल्ट जो आया वो नेगेटिव आता, हमारे लिए गलत साबित होता, ठीक है, तो हम नैतिकता का पालन अच्छे से नहीं कर पाए। तो क्या हुई नैतिकता? यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कोई रास्ता चुना और वो रास्ता सही है जिस पे हम चल रहे हैं, तो हम नैतिक हैं, यानी उस समाज के हिसाब से हम अच्छे हैं, यानी हम नैतिक व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम गलत काम करते हैं तो हम अनैतिक हैं, यानी उस समाज के हिसाब से हमने अनैतिकता का रास्ता चुना हुआ है। ठीक है, तो क्या हुई हमारी नैतिकता? जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से उसके मानदंडों का अच्छे से पालन करना और उस संस्कृति को अपने व्यवहार में अच्छे से लाना, तो वो हमारी नैतिकता है। तो कोलबर्ग ने इसी नैतिकता के सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, तो कैसे क्या किया इन्होंने, तो देखते हैं आगे। तो जो कोलबर्ग का सिद्धांत है, ठीक है, इसमें इन्होंने तो जो कोलबर्ग हमारे मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने मतलब अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग जो स्टेज है बच्चों की, जैसे एक 2 साल का बच्चा हो गया, एक 4 का हो गया, एक 10 का हो गया, एक 14 का, मतलब अलग अलग बच्चों के, ठीक है, उनको एक कहानी सुनाई। ठीक है, वो कौन सी थी? हिंज की दुविधा, यानी हिंज डायलेमा। ठीक है, तो ये क्या कहानी है? तो ये कहानी है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बीमार थी। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसको जो दवाई दी वो बहुत ही मतलब कम जगह मिलती थी, यानी वो रेयर थी, हर मतलब मेडिकल स्टोर पे वो दवाई नहीं मिलती थी। तो हिंज को भेजा गया दवाई लाने के लिए। ठीक है, तो हिंज गया जहाँ पे मतलब 2-4 दुकानों पे वो घूमा मेडिकल स्टोर पर, वहाँ उसको वो दवाई नहीं मिली, पर लास्ट में जाके एक मेडिकल स्टोर पे वो दवाई उसको मिली। पर जो मेडिकल स्टोर का ओनर था वो उसे उस दवाई के मतलब जो उसका चार्ज था, जो उसकी प्राइस थे, उससे दुगने दाम पर उसको बेच रहा था, क्योंकि हिंज को उस दवाई की जरूरत थी और जो मेडिकल का ओनर है उसको पता है कि इसको चीज की जरूरत है, पर वो उसकी मतलब जरूरत का फायदा उठा रहा था, यानी उसको दुगने कीमत पे वो उसको दे रहा था, जो उसकी रियल में वैल्यू थी उससे दुगनी। तो अब बच्चों से पूछता है कि हिंज को अब क्या करना चाहिए, तो हर एज का बच्चा उस कहानी का मतलब अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देता है। कोई कहता है कि उसको दवाई ले लेनी चाहिए जितने भी रुपए में वो दे रहा है और अपनी वाइफ को बचाना चाहिए। कोई कहता है उसे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कोई कहता है उसको उससे चुरा लेना चाहिए, मतलब अलग अलग हिसाब से। और हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उससे दे सके, तो उसने रिक्वेस्ट भी की होगी। मतलब हर उम्र के बच्चा इस कहानी का अपने हिसाब से अलग अलग जवाब देता है। तो यही है हिंज की दुविधा जो कोलबर्ग ने बच्चों को सुनाई, और उनके जो इस कहानी को सुन के उनकी जो प्रतिक्रिया की, उसी हिसाब से उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर है। ठीक है, और इन 3 स्तर में कितनी अवस्थाएं बताई है उसने? 6 अवस्थाएं बताई है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है एग्जाम में कि जो हिंज की दुविधा कहानी है,
वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास से आ जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें कितने स्तर हैं? जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें कितने स्तर हैं और कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 स्तर हैं, ठीक है, और 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं कि हर उम्र का बच्चा उसकी इस कहानी का जवाब किस प्रकार से देते हैं, उसी हिसाब से उसने इस सिद्धांत का विकास किया। तो पहला स्तर कौन सा होगा? पहला स्तर है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन सी आएगी? पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी आयु कहाँ तक बताई है? 4 से 10 वर्ष। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें नैतिकता नहीं होती, उसको कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, देखेगा या सुनेगा या उसके मम्मी पापा उसको कहेंगे कि ये करना सही है, ये करना गलत है, तब उसमें जाके नैतिकता का विकास होगा। तो यानी 4 साल के बाद में बच्चे में नैतिकता का गुण विकसित होने लगता है, ठीक है। पहले उसमें नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। तो क्या आएगी इसकी उम्र? 4 से 10 वर्ष के बच्चे के बारे में ये वाली अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें उसने 3 बताई हैं, तो पहला तो ये हो गया, और 6 अवस्थाएं बताई है, तो पहले के अंदर 2 कर दी, ठीक है। जो 4 से 10 वाला था ना, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। जैसे पहली लगा लो, 4 से 6 की लगा लो, और ये 7 से 10 तक लगा लो, ठीक है। तो क्या होगा कि इस बारे में उसने क्या कहा है कि इस उम्र का बच्चा क्या करेगा। तो क्या है ये जो अवस्था है, पहली अवस्था कौन सी हमारी? पहले स्तर की पहली अवस्था कौन सी होगी? आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ठीक है। या तो बच्चा कि मम्मी बोलेगी उसकी आज्ञा मान लेगा, यानी उसके जो मम्मी बोलेगी या पापा बोलेंगे वो जैसे का जैसा कर देगा। या बच्चा दंड से बचने के लिए, यानी अगर मैं ऐसा करूँगा तो मम्मी मुझे पीटेगी, मैं ऐसा करूँगा तो पापा मुझे डांटेंगे, मैं स्कूल जाऊँगा अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे पनिशमेंट देंगे। यानी इस उम्र में बच्चा सिर्फ ये सुनता है कि या तो वो मान लेगा सीधी सीधी बात, हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके मन में ये है कि मगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस उम्र में बच्चा क्या भाषा जानता है? आज्ञा एवं दंड की ही अवस्थाएं सीखता है। या तो वो सीधा सीधा मान लेगा या दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा, जो हमारी पहले स्तर की पहली अवस्था है उसमें। तो इस अवस्था में किस चीज का प्रभाव पड़ा? जो हमारी पूर्व अवस्था थी इसमें, या तो बाहर से मिलने वाला, मान लो सजा लगा लो या आज्ञा होगी, तो इस चीज का बच्चे पे प्रभाव पड़ता है ये वाले। तो इसी अवस्था का जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? सरल अहंकार की अवस्था या यांत्रिक साक्षेप अवस्था। क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी लेन देन वाली अवस्था, ठीक है। ये क्या होती है कि इस जो ये वाली अवस्था है इसमें बच्चा कि कल मैंने तुझे ये दिया था आज मुझे, तो अगर मान लो 2 बच्चे खेल रहे हैं साथ में, ठीक है, तो एक दिन एक बच्चा उसके घर आ जाता है तो वो उसके अपने खिलौने शेयर करता है। मान लो एक बच्चा अपने खिलौने दूसरे के साथ शेयर करता है, दूसरे दिन मानो वही बच्चा उसके घर चला जाता है तो जाते ही बोलेगा कि कल मैंने तुझे अपने खिलौने दिए, आज तू मुझे अपने खिलौने दे। यानी वो सोच रहा है कि मैंने ऐसा किया तो तू भी मेरे साथ ऐसा करे, यानी एक दूसरे से लेन देन वाला हो गया, एक्सचेंज कर रहे हैं वो कि जैसा मैंने किया आज तू वैसा कर। स्कूल में मान लो कोई बच्चा पेंसिल या पेन ले जाना भूल जाता है तो अपने सहपाठी से कहेगा कि आज तू मुझे पेन दे दे, कल मैंने तुझे दिया था, कल तू भूल गया था इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरे से लेन देन, मान लो वो उस पर अपना कर रहा है कि कल मैंने तेरे साथ अच्छा किया आज तू मेरे साथ अच्छा कर, यानी एक दूसरे से वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या हो गया इसमें बच्चों को पहले में तो आज्ञा दंड का डर लग रहा है इसलिए नैतिकता का पालन कर रहा था। इसमें क्या हो गया बच्चा खुद ने मान लो अच्छा किया तो वो दूसरे से भी उम्मीद कर रहा है कि तू भी आज मेरे साथ अच्छा कर,
तो इस हिसाब से उसका नैतिकता का ये स्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दूसरा स्तर कौन सा हो गया हमारा? पहला था पूर्व परंपरागत अवस्था और दूसरी है परंपरागत अवस्था यानी कॉन्वेंशनल स्टेज। इसकी आयु क्या बताइए? 10 से 13 वर्ष, वो और जो पीछे वाली थी वो 4 से 10 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसकी दो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहली है प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की यानी गुड बॉय गुड गर्ल। तो ये वाली अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मान लो एक बच्चा है, वो ये सोचता है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो सब मुझे अच्छा अच्छा कहेंगे। मान लो घर पे कोई आ जाता है, अगर मैं उसके सामने अच्छा बन के रहता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे बोलेगा देखो कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो उसके मन में ये रहता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो सब मुझे अच्छा बताएंगे, मैं स्कूल टाइम पे जाऊँगा, मैं अपना होमवर्क अच्छे करूँगा तो मुझे मम्मी पापा अच्छा बोलेंगे। ठीक है, या मैं बाहर जाऊँगा तो अच्छे से रहूँगा तो सब मुझे अच्छा बताएंगे, यानी उसके मन में ये रहती है प्रशंसा लेने की आवाज़, यानी वो सारा दिन उसके मन में ये रहता है कि मैं अच्छा बनूंगा तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे, यानी मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी इसमें? प्रशंसा की अवस्था होगी। तो इसी का दूसरा पार्ट क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। तो ये वाली जो अवस्था, इसमें क्या होगा? जो हमारा कानून व्यवस्था है, ठीक है, कि हम अगर चोरी करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, किसी बच्चे को पीटते हैं, किसी को मारते हैं तो मम्मी पापा हमें डांटते हैं, यानी हमें सजा मिलती है। तो जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसने सम्मान दिखाया, जो हमारा कानून बना हुआ है, यानी जो समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके जो नियम है सही गलत को लेके, उसके प्रति उसके मन में आदर होता है कि हाँ ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, यानी सजा मिलेगी। जो हमारा लॉ है उससे हम, ठीक है, तो जो हमारा लॉ है उसका हम पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, यानी पुलिस हमें पकड़ के। अगर जो हिंज वाली, जो डेलिमा वाली जो कहानी थी वो इस उम्र के बच्चों से पूछी जाती तो बच्चा बोलता कि नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी वरना पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, तो ये वाली अवस्था वाले बच्चा क्या बोलता कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। जो पहले वाली अवस्था थी उसमें बच्चा क्या बोलेगा? उसको तो पता ही नहीं है क्या चोरी है क्या नहीं है, जैसा उसको दिख रहा है कि जैसा उसको सिखाएंगे वैसा ही वो सीखता जा रहा है। तो वो वाला बच्चा बोलता ठीक है, जो उसको मन में आए वो करने दो। ठीक है, इसमें बच्चा बोलता कि नहीं, उसको कभी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत है, चोरी करना गलत है, इससे हमें सजा मिलती है, पुलिस हमें पकड़ के ले जाती है, यानी हम उसके प्रति अपना सम्मान दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहली होगी हमारी परंपरागत अवस्था, दूसरी होगी परंपरागत अवस्था, और नेक्स्ट देखते हैं अब आगे वाली तीसरी अवस्था कौन सी हमारी? पश्चिम या परंपरागत अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो दो हम कर चुके हैं, तीसरी कौन सी हमारी? पश्चिम परंपरागत अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी उम्र क्या होगी? जैसे पिछले वाले की 10 से 13 थी, अब 13 के बाद में जो बच्चा नैतिकता का पालन करेगा वही हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? इसके जो दो पार्ट है वो कौन सा है? पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी सोशल कॉन्टैक्ट। इस वाली अवस्था में बच्चा ये सोचने लग जाता है कि ये कानून व्यवस्था गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंज को दवाई की जरूरत थी तो उसे वो दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि ये कानून व्यवस्था गलत है। मतलब वो अपना सोचने लग जाएगा, अपने हिसाब से नियम बनाने लग जाएगा। ठीक है, कि ये नहीं, ये गलत है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई मिलनी चाहिए, चाहे वो चोरी करके लो चाहे पैसे दे कर लो, पर पैसे उसके पास थे नहीं तो उसको चोरी कर लेनी चाहिए। यानी इस कानून व्यवस्था को बदलना चाहिए, यानी सामाजिक समझौता, यानी उसके साथ वो समझौता कर लेता है इस अवस्था में कि नहीं, उसको चोरी कर लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये सामाजिक समझौते की अवस्था। इसका तो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? आंतरिक विवेक की अवस्था। आंतरिक यानी मतलब अपने अंदर से सोचता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये सही होगा। मतलब वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाएगा। इस वाली अवस्था में क्या होगा कि नहीं, उसके लिए गलत है, उसके लिए ये सही है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसको इसमें फ़ायदा, माने आंतरिक अपने अंदर से सोचने लग जाएगा, खुद के नियम बनाएगा और उन्हीं को निभाने की सोचेगा। जो नियम समाज ने बना रखे उसके बारे में नहीं, वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंतरिक विवेक की
अवस्था। ठीक है, तो जो हमारा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से है? जो हिंज की दुविधा कहानी है वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो क्या आएगा आंसर? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। और कितने स्तर है इसके? 3। अवस्था कितनी है? 6। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो नैतिक होता है? नहीं, उस टाइम वो नैतिक नहीं होता, उसे हम बनाते हैं अपने हिसाब से कि ऐसा करने पर उसको जो रिजल्ट आएगा उसके लिए अच्छा होगा, तो धीरे धीरे सीखता है नैतिकता। तो कहाँ से आएगी है? 4 वर्ष से बाद में है जो कोलबर्ग का सिद्धांत है। जन्म के समय से नहीं है, उसके बाद से, यानी 4 से लेके बाद के समय के लिए कोलबर्ग का जो सिद्धांत है। मान लो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत में जो हम निर्णय लेते हैं तो उसे हमने क्या कहा था? पहले सबसे पहले क्या था? नैतिकता, यानी मोरालिटी। तो कौन सा चिंतन हो गया? वो हमारा नैतिक हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे? नैतिक तर्कना। ठीक है, क्या हो गया? नैतिक तर्कना, यानी जो हमने सही गलत का मतलब बताने में पता चलता है कि हाँ ऐसा करने पे गलत होगा, ऐसा करने पे सही होगा, तो वो हमारी नैतिकता होगी, यानी मोरालिटी हो गई वो हमारी। आगे जैसे क्वेश्चन आता है कि आज एक बच्चा स्कूल में अपना टिफिन ले जाना भूल जाता है। वो किसी अपने सहपाठी से कहता है कि आज मतलब तुम मुझे अपना टिफिन शेयर कराओ कि कल मैंने तुम्हें अपने टिफिन शेयर कराया था। तो ये कोलबर्ग के कौन से स्तर की बात है? यानी कि जो बच्चा है वो कौन से स्तर में कोलबर्ग के? तो कौन सा था? एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज वाला हो गया। तो कौन सा? पहला स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, और उसकी दूसरी अवस्था यानी जो एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाली अवस्था थी। इसी प्रकार जो कोलबर्ग की अन्य अवस्थाएं, उनसे ऐसे सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये ऐसे बात कर रहा है बच्चा अपने आंतरिक विवेक से कर रहा है, या जो सामाजिक हमारे नियम कानून है उनके साथ समझौता नहीं कर पा रहा है, वो उनको बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस अवस्था में है वो बच्चा? ऐसे सीधा का सीधा क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है हमें। तो ठीक है, तो हमने कर लिया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कर लिया। आज हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कर लिया। ठीक है, तो इन जो सिद्धांत हमने 2 किए हैं, इनसे इनकी विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कई बार जो हमारी विशेषताएं दी है उससे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।